भूपेंद्र गोयल हूँ और मैंने अपना एमडी पीडियाट्रिक्स पीजीआई चंडीगढ़ से किया था 1987 में। और उसके बाद से कुरुक्षेत्र में मैंने अपने होम टाउन को सर्व करने की सोची। मेरे साथ वाले सारे जो क्लास फेलो हैं वो बाहरले देशों में काम कर रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में। मैं एक अपने क्लास में से सिर्फ एक लड़का हूँ जिसने चूज़ किया कि अपने देश की सेवा ही करनी चाहिए। तो मैंने अपने शहर की सेवा को चूज़ करने के लिए मैं छोटे शहर में कुरुक्षेत्र में बैठा और मुझे यहाँ पर बैठकर तकरीबन 33 साल हो गए हैं। जो अब की बार ये महामारी हिंदुस्तान में आई, ऐसी महामारी हमने पहले कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में फैलते हुए। और हमने, जबकि मेरी उम्र तकरीबन 60 साल की होने वाली है, हमने जब मोदी जी ने डिमांड की कि कौन कौन लोग कोरोना में काम करना चाहते हैं, तो मैंने और मेरी वाइफ ने अपने आप को कोरोना वॉरियर के रूप में पहले ही पोर्टल पर डाल दिया। उसके बाद हमारे हॉस्पिटल को, सारे हॉस्पिटल्स को इन्होंने कहा कि कुछ बेड्स रिज़र्व रखे जाएं, तकरीबन 60% बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व रखे जाएं। तो हमने 2 फ्लोर उसके लिए रिज़र्व रखे और हमने अपने हॉस्पिटल की सेवाएं भी समर्पित की। तब उस टाइम पे कुरुक्षेत्र में इतना कोरोना नहीं आया था, इसलिए 2 महीने तक हमें 2 फ्लोर खाली रखने के बावजूद भी कोई रेफरल सरकारी हॉस्पिटल से नहीं मिली। जो 2 पेशेंट हमारे पास कोरोना के आए और हमने जिन्हें डायग्नोज किया वो हमें भेजने पड़े। एक तो हम उनमें से हमने मुलाना भेजा, वो 35 साल के करीब का लगभग लड़का था। हमने उसको बाईपैप की ज़रूरत थी, काफ़ी ख़राब हालत में आया था। बाईपैप पर मुलाना पहुंचाया। मुलाना अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पर उसे दाखिल कराने में भी बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने लेने से मना कर दिया कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मरीज़ है। तो यहाँ डीसी खटकड़ा साहब थे, उनकी सिफारिश लगाकर उसे भर्ती कराया गया, पर उन्होंने जब अंदर लिया तो उसका बाईपैप हटा दिया और ऑक्सीजन पे रखा। अगले दिन उसकी डेथ हो गई। एक और पेशेंट थी जिसे कोरोना डायग्नोज हुआ, उसको टीबी भी बहुत ज़्यादा थी, वो स्टेबलाइज हो गई। उसको हमने मीरी पीरी में शिफ्ट किया, वो वहाँ से बचकर चली गई। पर इतना यंग बंदा जब डेथ हुई तो हमने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट चाहे हमें रखने दे ना रखने दे, पर हमारे सीढ़ी जो मरीज चढ़ जाएगा हम उसे यहाँ पर रखेंगे। तो उसके बाद एकदम से कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया, बूम आ गया। और जो पेशेंट्स वो उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे मुलाना है, मीरी पीरी है और आदेश मेडिकल कॉलेज है, पास में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, जो भी वहाँ पर रेफ़र हो रहे थे उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कुरुक्षेत्र की मॉर्टेलिटी एक समय पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो गई। तब इन्होंने हमें अपने हॉस्पिटल को इन्वॉल्व करने के लिए कहा और हमने खुशी से सारा हॉस्पिटल अपना इन्वॉल्व किया और पूरे हॉस्पिटल को पहले कोविड सेंटर में डिक्लेयर कर दिया गया। ये 50 बेडेड हॉस्पिटल था, पर इन्होंने कहा आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आप अपने बेड बढ़ाओ। तो हमने अपने बेड कुछ ही समय में काफ़ी खर्चा करके अपने बेड का कैपेसिटी 150 से ऊपर ले गए और हर बेड पर ऑक्सीजन अवेलेबल करवाई, हर बेड पर वैक्यूम था, हर बेड पर एयर थी। हमने बहुत सारे वेंटिलेटर भी नए खरीदे। पहले ही हमारे पास 7-8 वेंटिलेटर थे, पर हमने उनकी संख्या बढ़ाई, 30 से ज़्यादा हमने सीपैप खरीदे। एट ए टाइम हमने 129 पेशेंट तक यहाँ पर अपने पास रखे और हमने दिन रात मेहनत की। हमारे स्टाफ ने बहुत डेडिकेटेडली काम किया और सारे क्वार्टर से हमको प्रेज़ मिली और हम कुरुक्षेत्र की मॉर्टेलिटी को कम करने में सक्षम हुए। और यहाँ पर बहुत सीरियस पेशेंट हमारे पास आए जिनकी सैचुरेशन आते ही 50-50 होती थी और जिनको डायबिटीज़ थी। 167 किलो का मोटे बंदे भी आए, हार्ट डिजीज़ वाले भी आए, जिनको एड्स की बीमारी थी 2 वो पेशेंट भी आए, 3-4 ऐसे भी आए जिनको कैंसर था और वो भी बच कर गए। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एक माता थी 96 साल की, वो बच कर गई और सबसे छोटा बच्चा जो 1 किलो का था वो भी बचा। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए, तकरीबन 250 के करीब पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया, उसमें से 90% हमारे से बचकर गए। और तकरीबन हमने सब पेशेंट्स का जाते टाइम वीडियो इंटरव्यू लिया है और सब लोगों ने हॉस्पिटल की प्रेज़ की और उन्होंने आभार व्यक्त किया। पर हमने सारा जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट था, हमने सऊदी अरेबिया की प्रोटोकॉल यहाँ फॉलो की। उस टाइम पर रेमडेसिविर ये जो ड्रग है, इसको ये लोग एक्सपेरिमेंटल ड्रग कह रहे थे, तो उसके बिना इन लोगों को बचाना मुश्किल था। टोक्लिजुमैब साइटोकाइंस
स्ट्रॉम में दी जाती है वो हमने यूज़ की, और अब ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर में आ गया है। अगर हम उस टाइम पर ये दवाइयों को इस्तेमाल ना करते तो बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र में मरते। हमने गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म ना हो। आप मतलब हमारे सिलेंडर लगे हुए थे, और जब इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़ जाएं, सेंट्रल लाइंस थी कि ऑक्सीजन का आप ये रखना कि कहीं से भी हमारी सप्लाई ना टूटे। सप्लाई 2-3 जगह से उन्होंने एश्योर कही CMO साहब ने कि मिलती रहेगी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि रात के टाइम हमारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, और जो हमारा ऑक्सीजन सप्लायर था उसने मना कर दिया, और हमारे पास सिर्फ 40 मिनट की ऑक्सीजन रह गई थी। और अगर उतने टाइम में ऑक्सीजन अरेंज नहीं होती तो कम से कम हमारे हॉस्पिटल में 40 मरीजों की डेथ हो जाती। तो एक CMO साहब भी लगे रहे, एक और वो लगे रहे। एक फैक्ट्री ने कुरुक्षेत्र में लोकल है, उसने फिर हमारे कहने से तो नहीं खोला था, CMO साहब के कहने से खोलकर हमें सिलेंडर सप्लाई किए। अगले दिन ही हमने फिर लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक यहाँ लगा दिए, क्योंकि ये सिचुएशन हम दोबारा फेस करना नहीं चाहते थे। तो हमने दिन रात, हमारे पास 31 अगस्त से मरीज आने शुरू हुए थे, और 4 महीने तक हमने लगातार दिन रात पूरा हॉस्पिटल के स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने जोर लगाकर काम किया। और जो कोरोना में काम कर रहे थे उन लोगों को हमको 1.5 गुना हमने सैलरी भी दी एज ए इंसेंटिव। और हमने हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट भी अलाउ किया, क्योंकि हमको विश्वास था कि हम जिस टाइप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट का हर 4 घंटे पे स्प्रे कर रहे हैं, उससे वायरल लोड डाउन रखा गया। और हमारे जितने भी हैं इंटेंसिव केयर हैं वो लेमिनार फ्लो सिस्टम से लगे हुए हैं, और सारा एयर कंडीशन सेटअप है, नहीं तो उन ड्रेसेज में काम करना भी बहुत मुश्किल था। तो हमारे सब लोगों ने डेडिकेटेडली काम किया। बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पर थे, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन पर थे, बहुत सारे लोग बाईपैप पर थे। काफ़ी टोक्लिजुमैब यूज़ करना पड़ा। रेमडेसिविर तकरीबन सबको दी। जो थोड़े कम बीमार थे उनको 5 दिन दी, जो ज़्यादा बीमार थे उनको 10 दिन दी। और हमने उसके लिए ये उनसे अलग से पैसे नहीं मांगे। हमने रेमडेसिविर को भी जो चार्जेस गवर्नमेंट ने अपर कैप में फ़िक्स किए थे उतने में ही उसको अपनी तरफ से दिया, और कोई मेडिसिन के हमने पैसे नहीं लिए। टोक्लिजुमैब के जो लोग अफोर्ड करते थे उन्होंने दिए। 12 से 15 टीके हमने टोक्लिजुमैब के भी अपनी तरफ से गरीब लोगों को लगाए। उसमें से हमने DC से डिमांड की थी कि वो दें, उन्होंने सिर्फ 3 टीके दिए थे, और एक CMO ने दिया, और CMO ने आगे कहा कि इसके बाद हम नहीं देंगे, आप ना हमसे मांगना। तो वो 4 टीकों की भी पेमेंट अभी तक नहीं आई, और हम पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं, 31 अगस्त से लेकर अब तक। और हमारा बिल जो अभी तक बना है गवर्नमेंट को, और नीति आयोग पॉल कमेटी के हिसाब से 3 करोड़ 30 लाख से ऊपर है। वो उसमें से अभी तक एक भी पैसा गवर्नमेंट ने हमको डिसबर्स नहीं किया, बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी। और इतना ही हमको इतना पैसा खर्च करने के लिए, इतनी दवाइयाँ खरीदने के लिए, हॉस्पिटल एक्सपेंशन के लिए, हॉस्पिटल एक्सपेंशन पे ही तकरीबन 1.5 करोड़ लग गया। और जो हमने दवाइयाँ मार्केट से उठाई उसके लिए 1 करोड़ का बैंक से लोन लेना पड़ा। 1 करोड़ का मैंने अपने 2 ब्रदर से लोन रेज किया, और 1.25 करोड़ के करीब अभी हमको मार्केट का देना है जो खड़ा है। तो मतलब हमें इतनी परेशानी हो गई, अब हॉस्पिटल तकरीबन बंद होने की कगार पर आ गया है। इस बीच सारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे भी कोरोना हुआ, और मैंने कोरोना में अपने आप को भी रेमडेसिविर लगाई, जैसे मेरा RT-PCR पॉजिटिव, और मैं 5-6 दिन में नेगेटिव हो गया। और उसके बाद मैं दोबारा से काम पर जुट गया। और हमारे स्टाफ में से जिनको भी कुछ लोगों को कोरोना हुआ, बहुत कम स्टाफ को हमारे कोरोना हुआ, तो उन लोगों को भी हमने अपने हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया। जबकि सरकारी हॉस्पिटल से वैसे तो कह रहे थे कोरोना वॉरियर्स को अच्छे हॉस्पिटल में 5 स्टार में रखकर और इलाज किया जाएगा, वो मेदांता जैसी जगह भी चूज़ कर सकते हैं। पर हमें अपने ऊपर विश्वास था, हमने अपने पास उनको रखकर इलाज किया। पर सरकारी हॉस्पिटल वाले उन्हें हमारे पास भी रखने से मना कर रहे थे। हमने कहा जब हम इतने सीरियस लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम अपने कोरोना वॉरियर्स को ऐसे नहीं मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो उसके बावजूद सारी मेहनत करने के बावजूद किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, जिस तरीके से मैं भी बीमार हुआ, ना तो हमारी हालत पूछी गई, ना आपका क्या हाल है एक बार भी कोई फ़ोन आया। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव और वाइटल लेने के लिए फ़ोन आता था कि आप का कैसे चल रहा है, कब आप ठीक हुए, कब आपने दोबारा काम ज्वाइन किया, इसके बारे में भी किसी ने नहीं पूछा। और ना ही जो इन्होंने वादा किया था
पॉल कमेटी ने लिखा है क्लियर कट कि जो ये हम जिस रेट पे हम काम कर रहे हैं ये हॉस्पिटल की बेयर मिनिमम वायबिलिटी है। तो उसी रेट पर हमने खुश होकर काम किया, सेवा भावना से काम किया और उसके हमारे को रिजल्ट्स भी आए। हम बहुत खुश हैं कि हम इतने लोगों को यहाँ बचा पाए। और हमने जब काम शुरू किया था 60 साल की उम्र का कोई डॉक्टर काम में नहीं आ रहा था। कुरुक्षेत्र में हमने सबसे पहले अपने आप को ऑप्ट किया और इसी हॉस्पिटल ने उस पीक में काम किया, तभी हमारे पास इतने पेशेंट थे, तभी हमको इतने बेड्स बढ़ाने पड़े। और उस पीक में काम करने से पहले हमने अपने मन में, मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर मोनिका ने डिसाइड कर लिया था कि अगर हम सफ़ेद बोरे में बंद होकर पैक होकर भी चले गए तो उससे पहले, अपने मरने से पहले बहुत सैकड़ों लोगों को बचा कर ही मरेंगे। और ऊपर वाले ने हमारे पर कृपा रखी। मुझे तो हुआ पर मेरी वाइफ को नहीं हुआ, पर हम बहुत लोगों को जो सीरियस हालत में आए उनको बचा पाए। पर इतना ज़्यादा कर्जा होने की वजह से और मार्केट प्रेशर होने की वजह से अब हम टूट गए। अब हमारा हॉस्पिटल बंद होने की कगार पर आ गया। और जो लोग हैं वो उनसे जिनसे वादे किए थे महीने में पैसे दे देंगे, गवर्नमेंट से आ जाएंगे, 2 महीने में पैसे दे देंगे, अब उनका भी पेशेंस ख़त्म हो गई है। और वो लोग हर रोज़ जिनके मार्केट के पैसे देने हैं, दवाइयों के पैसे देने हैं, सी पैप बाई पैप लिए हैं, वेंटिलेटर लिए हैं, वो लोग हमारे ऊपर तगाजे कर रहे हैं। और मतलब अब तो हमें शर्म भी आने लगी। और जब हमने अपने बिल दिए तो अचानक हमें गवर्नमेंट एजेंसी से कहा गया कि सारे हमारे पहले बिल चेक किए गए, बार बार यहाँ से सीएमओ साहब ने रिमाइंडर भेजे कि आप ये पेमेंट कर दीजिए, और कोई उसमें गलती नहीं निकाली, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगी। और बाद में अचानक हमें एक वहाँ से पता लगता है DGHS से कि हम तो सिर्फ आयुष्मान भारत के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो आयुष्मान भारत के हिसाब से हमारी 3 करोड़ 30 लाख की पेमेंट में से बड़ी मुश्किल से ये लोग 84 लाख की पेमेंट के लिए अभी एग्री हुए हैं और वो भी नहीं आई है। तो ऐसे में सरकार के साथ काम करना हमको लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हमने इससे ज़्यादा की दवाइयाँ लगाई हैं, इससे ज़्यादा का हमने अपना इन्वेस्ट किया है, मतलब हम तो सड़क पर आ गए और हमें हॉस्पिटल बेचने की भी नौबत आ गई। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनको कोविड में आप अगर उनके लिए थाली नहीं बजा सकते, कम से कम उनको जीने तो दो। त्रासदी कहेंगे कि कोरोना वॉरियर से कोरोना वॉरियर का सफ़र शुरू हुआ तो जज्बा था कि ठीक है, एक दुश्मन है, अनजाना है, सबको आक्रांत कर रहा है, पर हमारे अंदर काबिलियत है। हमारा अस्पताल इस तरह का है कि जिसमें बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट है। प्लस हमारा स्टाफ हमेशा एक टीम की तरह रहा, नर्सिंग स्टाफ, और काफ़ी मोटिवेटेड स्टाफ रहा। तो ये था कि इस जंग में जो भी हम अपना हिस्सा निभा सकें, मेरे ख्याल से वो हमारे एक लक्ष्य बन गया कि दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सरकारी फरमान आते रहे, तकरीबन ये हो गया कि लड़ाई डॉक्टर बनाम कोविड के बजाय सरकार की तरफ से थी। गाइडलाइन के पर्चे एक के बाद एक। लॉकडाउन हुआ, शुरू में हम भी मूक दर्शक थे, फिर सरकार की तरफ से ही डेजिग्नेट हुआ कि फ़लाँ मरीज फ़लाँ अस्पताल में रखे जाएंगे, बाकी अस्पताल सब जांच कर सकते हैं। तब तक हमारे को कोरोना को लेके आप कह सकते हैं हल्का सा डर फिर भी था। मेंटली प्रिपेयर्ड तो हम थे इस जंग के लिए, और लगातार हमने तैयारी की, अस्पताल के वार्ड खाली रखे जैसे हम इंस्ट्रक्शन दिए गवर्नमेंट ने। अपार्ट फ्रॉम इट इतनी सारी PPE अरेंज की, क्योंकि बात ये थी कि कोरोना की लड़ाई में शहीद नहीं होना किसी चीज़ की कमी की वजह से। अगर वायरस इतना हावी हो जाए तो बात अलग है, पर प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं। फिर ऐसे चलते हम तकरीबन सितंबर, मैं कहूँगी आखिरी अगस्त और सितंबर की हम बात करेंगे। हरियाणा जो अब तक पहले गुड़गांव, फरीदाबाद जो मतलब डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अफेक्टेड थे, हम कुरुक्षेत्र वालों को लग रहा था कि अभी कोरोना दूर है, जैसे दिल्ली दूर है, गुड़गांव दूर है, कोरोना दूर है। पर सितंबर में तो कुरुक्षेत्र में भी कोरोना के नंबर तेज़ी से बढ़ने लगे।
इसके अलावा अगस्त के दौरान जब हमने देखा कि 2-4 मरीज हमने कोरोना के आइडेंटिफाई किए और उनको सो कॉल्ड डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेजा, फिर उनके साथ क्या हुआ एक ये फीडबैक लिया, तो एक मन के अंदर ये फीलिंग आई कि हम मरीज के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम उन्हें अपने हॉस्पिटल में बेहतर इलाज दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास सुविधाएं बेहतर हैं, हम ज़्यादा कमिटेड हैं, मतलब हम अपने हर एक मरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल फील करते हैं। फिर कहीं वहीं से एक शुरुआत हुई कि भाई कोरोना मरीजों को हम अस्पताल में दाखिल करना शुरू करेंगे। तब तक शायद सरकारी तंत्र भी उस कोरोना की सुनामी और उसके कारण हुई मृत्युओं से व्यथित था और उन्होंने हमें उत्साहित किया और हमारे साथ उन्होंने हाथ मिलाया कि भाई आप कोविड हॉस्पिटल बन जाइए। एक जो मार्च से जब से कोरोना की आशंका थी, तो जो कोरोना से लड़ने की जज्बा था उसको बल मिला और हम तकरीबन पूरी की पूरी टीम, कुछ लोग उस तब हॉस्पिटल छोड़ गए पर बाकी सारे एक सेना के तौर पे, और हमारे सेनापति थे डॉक्टर लोकेंद्र, उनके दिशा निर्देशन में हमने सबने कोरोना की जंग लड़नी शुरू की। आम मरीज धीमे धीमे अस्पताल से हटने लगे क्योंकि इट वाज लाइक अ कोरोना टाइम, वी वर गोइंग टू ट्रीट कोरोना पेशेंट। हमारे पास जो भी आता, सैचुरेशन चाहे 50 हो चाहे 70 हो, सांसें कितनी भी तेज हों, हमारा उद्देश्य था कि इन सांसों को किसी तरह थामें, बंदे को संभल दें। शायद वायरस जो फेफड़ों को सड़ा रहा है उससे हम उसे निकाल पाए। बहुत मरीज आए, ज़्यादातर लोग ठीक हुए और अद्भुत बात ये थी कि दवाइयाँ तो थीं और जो मैं कहूँगी खासियत टीम की इंक्लूडिंग डॉक्टर्स और नर्सेस की ये थी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पेशेंट को मास्क लगता है फॉर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या बाईपैप के लिए, मरीज घबराता है, पहले ही वो अपनी बीमारी से तंग है और अचानक एक अस्पताल में और उसके फेस पे मास्क है और उसे लगता है कि ये मास्क के दुश्मन है, ये मास्क हटा दो, मैं आराम से सांस ले सकता हूँ। एंड आई कैन से इट, द नर्सेज एंड द डॉक्टर्स, वी सेट बाय द पेशेंट साइड, हम उनके पास बैठे, उनको समझाया कि ये आपकी दवाई है, बाकी दवाइयाँ तो अलग हैं पर ऑक्सीजन मास्क के थ्रू, बाईपैप के थ्रू, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर के थ्रू जो जा रही है, इट विल सेव यू। कुछ आप कहेंगे मनुहार की, कुछ डराया, और दैट रिजल्ट ये था कि वी कुड कन्विंस मोस्ट ऑफ द पेशेंट टू टॉलरेट द नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। कभी कभी बाकी सारी दवाइयाँ अस्पताल ने तो ये भी नहीं सोचा रेमडेसिविर की हम किसी से कुछ कॉस्ट लें। हमें लगा कि वी हैव टू बी वेरी एथिकल एंड वी हैव टू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट, सो लाइक एवरीथिंग व्हाट एवर यू नीडेड। और ये तो दिमाग में कहीं था ही नहीं, लगा हरियाणा गवर्नमेंट ने कैशलेस बोल दिया तो कैशलेस, किसी को तंगी ना हो। रेमडेसिविर इट वाज यूज्ड फ्रीक्वेंटली एंड वी सॉ गुड रिजल्ट्स। केवल टॉसिलिजुमैब जो ऑलमोस्ट एक बॉम्ब था और जो बहुत बेहतरीन साबित हुआ सिक पेशेंट्स में, कोई एक ऐसी दवाई थी जिसका बर्डन पड़ता था पेशेंट पे, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फेयर एंड वी वर फाइटिंग एंड वी वर विनिंग टू अ गुड एक्सटेंट। जहाँ हम हारे या आप कहिए हमारे मरीज अपनी ज़िंदगी की जंग हारे, वो अक्सर वो मरीज़ थे जो या तो बहुत देरी से आए थे जब तक फेफड़े शायद पत्थर हो चुके थे, या वो मरीज़ थे जिनमें किसी को कैंसर, क्रॉनिक रीनल फेलियर ऐसी बीमारियां थी। तकरीबन हमने पूरे सितंबर और आधे अक्टूबर में कहूँगी हम इस बीमारी के साथ जूझते। अक्टूबर में मरीजों की आमद कम हो गई और हमने रियलाइज़ किया कि सारा सरकारी तंत्र एक पर्टिकुलर अस्पताल की तरफ मुड़ गया और हमारे पास यदा कदा जो मरीज आ रहे थे वो थे जो बेहद बीमार थे। एनीवे इट्स ओके। हमने अस्पताल ने जब कोविड हॉस्पिटल अपने को दिल से माना तो हमने कहा कि हर चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। अचानक नए वेंटिलेटर खरीदे गए, बहुत सारे बाईपैप्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की एक बड़ी किल्लत आ रही थी
और एक फियर था लॉजिस्टिक्स का कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो जिंदगियां ख़त्म। गोरखपुर का इंसिडेंट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल का कोई नहीं भूला था। सो फाइनली व्हाट हैपेंड, वी सेड ओके लेट्स हैव लिक्विड ऑक्सीजन। ये इन केन प्रकारेण अर्जेंसी में लिक्विड ऑक्सीजन भी लग गई। पीपी कितनी इस्तेमाल हो रही थी किसी को नहीं पता। मास्क, ग्लव्स, सिंगल यूज़। पीपी जस्ट आफ्टर ड्यूटी यू आर गोइंग टू थ्रो इट। बात ये थी कि मरीजों के लिए भी सेफ्टी और स्टाफ के लिए भी सेफ्टी। उसके बगैर तो ऐसा लगता कि आप लड़ाई करवा रहे हैं और आपने जंग लगी बंदूकें अपने स्टाफ को दे दी, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल। अब इतना सारा हमने लाइक प्रिपरेशंस की टू फाइट कोविड। सर्टेनली इट वॉज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। दवाइयाँ खरीदी गई, मशीन्स खरीदी गई और बेड कैपेसिटी एक्सपेंड की गई। जहाँ जिन वार्ड्स में ऑक्सीजन नहीं थी वो नई फैसिलिटी क्रिएट की गई, बिकॉज वी वांटेड टू बी एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस फाइट एंड वी वर फीलिंग द डिफरेंस वी वर मेकिंग टू द लाइव्स। एक जीवन जब बचता है तो आई मीन अमूल्य है वो। उसके बाद आई बारी, सर्टेनली कोई भी बिजनेस हो, फाइनेंसेस तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब हमें हमारी नज़र लगी गवर्नमेंट की तरफ कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप हमें पैसे देने शुरू कीजिए। चिट्ठी पे चिट्ठी, बिल मांगे गए, हमने बिल दिए, कभी ये कागज़ चाहिए कभी वो कागज़ चाहिए। वी केप्ट ऑन डूइंग इट। ऐसा लगा कि शायद ज़िले के स्तर पे सरकारी तंत्र को पता ही नहीं था कि एक्चुअली इस बात को कैसे हैंडल करना है। वॉट एवर दे सेड, वी केप्ट ऑन सबमिटिंग द बिल्स, वी केप्ट ऑन सबमिटिंग द फाइल्स। और हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब बहुत सारा पैसा जो हम ऑलरेडी पेशेंट्स के लिए लगा चुके हैं और हमारे पास अभी 1 रुपया भी नहीं आया, तो वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस था। और इस फेज़ में ये था कि सैलरीज भी, जो कोविड में स्टाफ काम कर रहा था उनकी सैलरी डबल कर दी थी। व्हाट हैपन्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस, एवरीथिंग बिकम्स कॉस्टली। चाहे वो ऑक्सीजन हो, हर चीज़ के दाम दुगने हो जाते हैं, दवाइयाँ महंगी होती हैं, वक्त लगता है एक उनको नॉर्मल रेंज में आने के लिए। और हमारे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल था कि भैया जो कैप की है ना गवर्नमेंट ने, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। ये कैप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, ये कैप गवर्नमेंट है, और हमें लगा कि एटलीस्ट हम इस कैप में वायबल तो हैं। कितने फ़ायदे में, ज़िंदगी की जब बात होती है तो फ़ायदे की बात नहीं होती। वॉट एवर, वी विल सर्वाइव इट। सो वी केप्ट ऑन वर्किंग। Now what happens, see December comes, we are waiting, some money should come. I mean हम फाइनेंशियली खिंच गए, हमारी लिमिट्स एग्जॉस्ट हो गई। जो बैंक की लिमिट्स थी, इतने बड़े अस्पताल के लिए जो इतना काम कर रहा है, I mean आप मरीजों से टैकल करते हैं, मरीजों की बीमारी से टैकल करते हैं, और साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेस, I mean it's very demeaning. And to keep on going to the civil hospital, to keep on going to the government machinery, asking for the money which you think you have earned. अभी लेकिन एटम बम बाकी था। इस प्रोसेस को हैसन अप करने के लिए then Dr. Lukinder went to Panchkula and he meets the DGHS, और अचानक there is a revelation. It is not a revelation, it is like a bomb. और वो बॉम्ब फूटा हमारे सिरों पे, जिसमें बहुत सीधे कहा गया ये कैप की आप बात क्या करते हो, ये तो अपर कैप है। हम तो आपको आयुष्मान के रेट पे, कोविड के जो आपने मरीजों का इलाज किया है, हम आयुष्मान के रेट पे देंगे। हम सब के लिए तो एकदम ये बेहद दुखद बात थी, क्योंकि जब अप्रैल के वक्त, जब तक कोरोना हमारे शहर में दस्तक नहीं दे चुका था, तब भी हमें पता था कि आयुष्मान के रेट कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए वायबल रेट नहीं। अगर गवर्नमेंट ये बात करती है तो सरकारी सेटअप में इसलिए कर सकती है क्योंकि वहाँ पे हर बिल गवर्नमेंट पे करती है। डॉक्टरों की सैलरी, नर्सों की सैलरी, बिजली का खर्चा, कोई भी कंज्यूमेबल, दवाइयाँ। पर एक प्राइवेट सेटअप जिसने अपना कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, जिसने सारे कंज्यूमेबल पे करने हैं, जिसने अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए दुगनी सैलरी देनी है, उसके लिए अगर आप आयुष्मान रेट पे इलाज
करने के लिए कहेंगे कोविड मरीजों का, आप हमें फांसी पे लटका लेते। आई थिंक इट वुड हैव बीन सेम। अगर आप ये बात हमें शुरू में कहते तो शायद हम इस वॉर से पीछे हट जाते, क्योंकि ऑल ऑफ अस हैव टू नो ह्यूमन इमोशंस कितने भी इम्पॉर्टेंट हों, हमारी तमन्नाएं कितनी भी और हमारी नीयत कितनी भी साफ क्यों ना हो, पर बिना पैसे के काम नहीं हो सकते। मनी इज़ नीडेड टू बाय मेडिसिन, मनी इज़ नीडेड टू बाय कंज्यूमेबल्स फॉर एवरीथिंग। नाउ यू नो दिस इज़ वन पार्ट वेयर आई शुड से कि जब कोरोना के लिए सुप्रीम कोर्ट बॉदर्ड थी कि हॉस्पिटल्स आर फ्लीसिंग द पेशेंट, कि वो मन चाहे रेट्स ले रहे हैं, कोई ले रहा है 50,000 पर डे, कोई 1 लाख तक पहुंच रहा है, और बेचारे मरीज, और पर्टिकुलरली वो मरीज जिनकी पॉकेट भीड़ी है, जिनके पास खुला पैसा नहीं है, इवन खुले पैसे वालों के लिए वो इलाज कराना मुश्किल था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त पॉल कमेटी के साथ एक लिमिट बनाई कि भाई कौन से मरीज़ जो आइसोलेशन के लिए हैं उनके लिए क्या पेमेंट होना चाहिए, जो ऑक्सीजन पे हैं या जो वेंटिलेटर। अगर हम कहें तो जो हमारे व्हाट्सएप पे हरियाणा की एक मेडिकल बुलेटिन आती थी, वो रोज़ इस बात को दोहरा रही थी, उन लिमिट्स को दोहरा रही थी। सो लाइक व्हेन वी डिसाइडेड टू वर्क विद द कोरोना, यही हमें सरकारी अस्पताल की तरफ से इंडिकेशन मिली और यही मैसेज हमें ड्रम किया गया कि पेमेंट विल बी एज पर पॉल कमेटी। नाउ वी फेल्ट इट वॉज वायबल टू फाइट, सो वी वेंट अहेड। पर आप 3-4 महीने बाद जब हम सारा खर्चा कर चुके हैं, आप कहते हो हम आपको 1/3 रेट देंगे, जो आप सोच रहे थे उससे 1/3 रेट। तो मेरा क्वेश्चन है, इट्स मोर लाइक गवर्नमेंट फ्लीसिंग द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। आप हमें पनिश कर रहे हैं, किस बात के लिए पनिश कर रहे हैं? कि हमने हिम्मत की कोविड के इलाज की, हमने अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश की, आप इस बात के लिए पनिश कर रहे हैं। फिर पॉल कमेटी की ज़रूरत क्या थी? फिर पॉल कमेटी की रेलेवेंस क्या है? एंड इफ़ दिस इज़ अ क्वेश्चन कि आप ज़बरदस्ती हमारे गले में ये चीज़ हमको मजबूर कर रहे हैं निगलने के लिए, तो आई थिंक इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। सारे हॉस्पिटल्स जिनको आयुष्मान से ज़्यादा पैसे मिले हैं अकॉर्डिंग टू पॉल कमेटी, सब कुछ वापस ले लीजिए, सारे हॉस्पिटल कंगाल हो जाएंगे। यू डोंट नीड डॉक्टर्स। मे बी आपको लगता है कोरोना के बाद और जंग नहीं है, या हेल्थ केयर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे संभल सकती है, एंड यू डोंट नीड डॉक्टर्स टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। तो आई एम बॉदर्ड अबाउट इंडियाज़ हेल्थ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम बॉदर्ड अबाउट इंडियाज़ हेल्थ, आई एम बॉदर्ड अबाउट कमिटेड डॉक्टर्स। निराशा में बहुत लंबा चलना पॉसिबल नहीं है, आपकी नीयत कितनी भी साफ़ हो, पर जब हर तरफ से आपके ऊपर पहाड़ टूटे, आई थिंक हाथी भी हत हो जाता होगा। सो आई हैव, मेरी एक बहुत विनम्र विनती है, कम से कम जायज़ काम तो कीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए कि हम सांस ले सकें, वी शैल सर्वाइव। जो कमिटमेंट हमारा मेडिकल फील्ड के लिए है, वो हमारे को, हम डीमोटिवेटेड ना हो, एंड हम ऐसे सॉल्यूशन ना ढूंढें जो आप कहोगे भगोड़ों की तरह प्रतीत हों। जय हिंद, सत्यमेव जयते। माया देवी जी। आप यहाँ पे कितने दिनों से हो आप यहाँ पे? कुछ पता नहीं है जी, 10-12 दिन है गए होंगे। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ठीक लग रहा है। जब आप पहले दिन आए तो कैसी हालात थे आपके? ज़्यादा थी। ज़्यादा खराब थे? हाँ। और अब कैसा है? अब ठीक है। आपको मशीन लगानी पड़ी थी? आपको जब सांस नहीं आ रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी, तो मशीन लगाई थी आपको? लगाई थी। अच्छा, वो मशीन लगाने के बाद आपको कैसा लगता था अंदर से? अंदर से पूरा ऐसा लगा था, सांस लेऊँ थी जैसे डला लगे कर। अच्छा, अब ऐसा लगता है? अब ठीक है। अब ठीक लग रहा है। और आपको थकावट होती है अभी? थकावट सी तो है। और जो भूख खाने का मन नहीं था कल तक आपका, अब ठीक कैसा है?
5-4 चम्मच ले ही ले हूँ। अच्छा, खा लेते हो अब? हाँ घर जाने का मन है? हाँ जी। अच्छा, घर जाने का मन है। हाँ अच्छा, तो आप पहले से कैसा फील कर रहे कहीं हो? दिन नहीं गया मैंने। आपको यहाँ पे 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं पूरे आपको। अच्छा ठीक है, अब घर जाना है आपने? हाँ जाना। ठीक होके जाओगे ना? हाँ यहाँ पे कैसी सेवा हो रही है आपकी? बढ़िया हो रही जी, बढ़िया हो रही। यहाँ स्टाफ कैसे आपके साथ बातचीत करता है? हाँ बढ़िया कर रहे। और दवाइयाँ भी टाइम पे देता है? हाँ दवाइयाँ भी कोई 10 फेरी 20 फेरी दे रहे। अच्छा, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है कोई ना। बाथरूम में, कोई टॉयलेट कराने में? ना ना कोई नहीं। आपको अच्छा लग रहा है मतलब? हाँ चलो ठीक है। नाम क्या तुम? बहरामा जी, कहाँ के रहने वाले हो जी? डिस्ट्रिक्ट करनाल के जी, कौन से गांव जी? उड़ाना। अच्छा, जब यहाँ आए थे कैसी हालत थी आपकी? ठीक नहीं था जी, क्या हो गया था आपको? पता नहीं जी क्या हो रहा था। फिर अब तो बाद में पता चला क्या हो गया था? अब तो ठीक है जी। आपको सांस लेने में कोई दिक्कत थी उस टाइम? उस टाइम तो दिक्कत थी जी, अब नहीं है। अच्छा, उस टाइम कितनी मतलब सांस लेने में कितनी तकलीफ थी आपको? सांस ही नहीं लिया जाता पूरा जी, बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। यहाँ ले आके आपको मशीन लगाई थी? हाँ जी हाँ जी, उस मशीन से आपको सहारा मिला था? हाँ सारा मिल गया जी। अच्छा, वो मशीन आपको कितने दिन लगी रही? 13-14 दिन हो गए जी। अच्छा, अब कितने दिनों से आप बिना मशीन के हो? 4-5 दिन हो जी। ऑक्सीजन कब से हटी आपकी, वो नाक में जो नाली लगी? 3 दिन हो गए जी। अब बिल्कुल ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उससे पहले जब आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा, ठीक होके चला जाऊंगा, ऐसा लग रहा था आपको उस टाइम? हाँ लग रहा था जी, मैं ठीक हूँ। इनकी बदौलत थी सारी बात तो। अच्छा जी, और अभी आप बाथरूम बैठ जाते हो अपने आप से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चल पड़ोगे? हाँ जी बिल्कुल अब चलूँगा जी। बिल्कुल ठीक हो आप? हाँ जी हाँ जी, कोई थकावट है? ना जी। अच्छा, जब आप पहले दिन यहाँ आए आपका ट्रीटमेंट हुआ, हाँ जी, उससे अगले दिन आपको कैसा लगा? अगले दिन थोड़ा आराम आया जी, अच्छा, राहत मिली शरीर में। अच्छा जी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप घर जाना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे आपको एक दिन कुछ सफ़र करना पड़ा था, कोई गवर्नमेंट वाले आ गए थे आपको लेने के लिए, उस दिन का पता है आपको? पता है जी। क्या बोल रहे थे वो आपको? वो तो नहीं कह रहे थे भी वहाँ भेजना पड़ेगा करनाल। अच्छा, दोबारा वापस करनाल भेजेंगे हाँ जी हॉस्पिटल हाँ जी हाँ में? जी, यहाँ आपको ट्रीटमेंट नहीं करवाने दे रहे थे वो? ना ही करवाने नहीं दे देते जी। अच्छा, फिर आपका क्या मन था, आपने यहीं अपना ट्रीटमेंट मेरा करवा? तो मेरा तो मन यही था जी, अच्छा, आप वहाँ नहीं जाना मैंने चाहते थे? आराम मेरा यहाँ मिल रहा था, मैं क्यों जाऊँ वहाँ। हाँ जी, तो अब आप चल सकते हो? हाँ बिल्कुल चल सकता हूँ जी। आपको यहाँ के स्टाफ, यहाँ का डॉक्टर कैसा लगे? बहुत बढ़िया जी डॉक्टर साहब तो। अच्छा, यहाँ का स्टाफ कैसा है? स्टाफ तो जमी बच्चा है हमारे यहाँ तो। अच्छा, डॉक्टर आपसे आता है, डेली बात करता है? हाँ बिल्कुल करते हैं ये तो। अच्छा, और आपके खाने पीने के बारे में, आपकी तबीयत के बारे में पूछते कोई हैं? दिक्कत नहीं है जी, मैंने खाने पीने में। मतलब आपको यहाँ बहुत अच्छा लगा है? हाँ बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, अब आप जैसे जाओगे तो आप कुछ बोलोगे हॉस्पिटल के बारे में? मैं बिल्कुल बोलूँगा जी, मैं तो बहुत नहीं कहूँगा भाई परमात्मा इस होटल ने बहुत ऊंचा करा। देखो, अब हमारा हॉस्पिटल हमारे गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो हमारा हॉस्पिटल बंद होने को था, ठीक है हमने जी। बंद ही कर दिया था, ठीक है जी ठीक बात। है ना? लेकिन अब हमने इसीलिए थोड़ी स्टार्ट की है आपके लिए, ताकि आप ठीक हो जाओ, ठीक है जी ठीक है ना? बात। अब आप क्या चाहते हो कि सरकार पैसे दे या क्या करे, बताओ? मैं सरकार ने देने चाहिए जी पैसे। हाँ जी, और इन डॉक्टर को क्या कसूर है? हाँ, इनका क्या कसूर है, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी? ये तो अपने घर से लगाना लग रहे हैं। हाँ, अभी तक। हाँ जी, तो फिर आप गवर्नमेंट को बोलो कि इनके पेमेंट जल्दी से जल्दी करे, हाँ, ठीक है बिल्कुल। ना? और फिर आप भी जा सकते हो घर पे। बिल्कुल आप ठीक है जी ठीक बात। ठाक हो ना? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब आप बोलो। और भी आपका कोई बंदा दाखिल है यहाँ पे? हाँ जी, आपका बंदा कोई और भी दाखिल है, रिश्तेदार? घर वाली मिसेज मेरी वो बैठी। कैसे हैं वो अब? ठीक है जी। चलो अभी आपसे मिले वो?